देखिए नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स हैं। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंप्राइजेज ऑफ द ब्लड वेसल, कि ब्लड वेसल पर तीसरा हिस्सा मुश्तमिल है आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन्स होती हैं। सबसे पहले है आर्टरीज हैं। दीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये इनकी डेफिनेशन है। ऐसी वेसल्स जो हार्ट से दूर लेकर जा रही हों उनको आर्टरीज कहते हैं। टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द वॉल ऑफ द आर्टरीज इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स हैं उसकी। आउटर लेयर है, एक मिडल लेयर होगी और एक इनर लेयर है। आउटर लेयर मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू क्या है जो जोड़ के रखते होते हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं, और इलास्टिक फाइबर हैं ताकि उसको फैलने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स होने में आसानी हो, एक्सपेंड होने में। मिडल लेयर है मेड ऑफ थिक मस्कुलर टिश्यू, इसके अंदर मसल्स लगे हुए हैं, तो मसल्स की वजह से वो क्या करेगी, चीज़ को, उसका जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको बोर कहते होते हैं वो फैल सकता है, मतलब उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा और कम भी हो सकता है। एंड इलास्टिक फाइबर एंड इनर एंडोथीलियम, और जो अंदर वाली होती है उसको एंडोथीलियम कहते हैं। देखें ये हमारे पास डायग्राम दी हुई है, ये अंदर वाली जो लेयर है इसको कहते हैं एंडोथीलियम। इसके बाहर क्या है, ये इलास्टिक लेयर है, ये सर्कुलर स्मूथ मसल्स की लेयर है। ठीक हो गया। ये मसल्स क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइज़ जो अंदर वाला है वो छोटा हो जाएगा, जब ये रिलैक्स करेंगे तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब छोटा साइज़ है तो यहाँ से थोड़ा ब्लड पास कर सकेगा, जब इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा जो ब्लड है वहाँ से ईजिली क्रॉस कर सकता है। तीसरी लेयर है आउटर कनेक्टिव टिश्यू की है। कनेक्टिव टिश्यू इसको क्या रखते हैं, स्मूथ रखते हैं और इसको आपस में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह वेन का भी स्ट्रक्चर होता है, कनेक्टिव टिश्यू है सबसे बाहर, फिर स्मूथ मसल की लेयर है, इलास्टिक लेयर है और एंडोथीलियम। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये देखें, इसका जो अंदर वाला बोर है ये ज़्यादा खुला है, वाइड है। इसका बोर क्या होता है, थोड़ा सा नैरो है, कंस्ट्रिक्ट होता है। इसके अंदर जो मसल की लेयर है ये ज़्यादा थिक है, इलास्टिक लेयर भी थिक है, लेकिन इसकी इलास्टिक की लेयर और मसल्स की लेयर क्या है, थिन है। ठीक हो गया ना, ये डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स, ये जो स्मूथ मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका बोर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऑफ आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है और एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स से कंट्रोल होता है। व्हेन स्टिमुलेटेड द मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब इनको पीछे से स्टिमुलेट किया जाएगा, कोई ना कोई इम्पल्स भेजी जाएगी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन को की वजह से क्या होगा, कंस्ट्रिक्टिंग द आर्टीरियोल, जो छोटी वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। इसको कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो मीन क्या है, ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्शन मीन वो कंस्ट्रिक्ट कर गई हैं, नैरो हो गई हैं। दस रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन देम। देखें तो इसकी वजह से क्या होगा, इनके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो बेसिकली कम हो जाता है। आपने फिजिक्स में देखा है कि ब्लड फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, कि एक जगह से कितना वॉल्यूम वहां से क्रॉस कर रहा है। ठीक हो गया ना, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये बेसिकली एरिया पर डिपेंड कर रहा होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की एक और फॉर्म क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर टाइम, कि अगर हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है अगर कम कर देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो नैरो है इसके अंदर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये नैरो हो जाती है तो थोड़ा ब्लड यहाँ से क्रॉस करेगा, और जब ये एक्सपेंड करके वाइड हो जाएगी, खुली हो जाएगी, तब इसमें से ज़्यादा ब्लड पास करेगा। When the muscles are relaxed, जब मसल रिलैक्स हो जाते हैं, द आर्टीरियोल्स आर डायलेटेड, आर्टीरियोल्स क्या हैं वो फैल जाती हैं, इसको वेजो डायलेशन कहेंगे। उनका बोर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मोर ब्लड फ्लोज इन देम, तो उस दौरान क्या होगा, ब्लड ज़्यादा वहाँ से गुजरेगा। द आर्टीरियोल themselves divide repeatedly until they form a dense network of microscopic vessel called capillaries. आर्टरी डिवाइड होगी, आर्टीरियोल बनेंगे, आर्टीरियोल डिवाइड होंगे तो कैपिलरीज बनते होते हैं। ठीक हो गया। अब देखें आर्टरी का कुछ इश्यू भी होते हैं। एक है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक हो गया, ग्रीक वर्ड है, एथरो से मीन्स क्या है, पोरिज है, सख्त, इसको कहते हैं अंदर कोई ना कोई चीज़ लग जाना।
और स्क्लेरोसिस से क्या मुराद है, हार्डनिंग। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये देखिए हम रीड करते हैं, इट इज को एग्जिस्टिंग। को एग्जिस्टिंग से क्या मुराद, दोनों चीजें एक ही बार हो रही हैं। क्या क्या चीज है, एथरोमा है एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है। एथरोमा क्या है, इज डेपोजिशन ऑफ हार्ड येलो प्लैक ऑफ लिपॉइड मटेरियल, के लिपिड का मटेरियल है वो आर्टरी के अंदर जम गया है। ठीक हो गया, ये देखें, ये अगर आर्टरी का अंदर वाला हिस्सा है तो यहाँ पर नीचे क्या होगा, लिपिड वाला मटेरियल यहाँ पर जम जाता है। अब देखें, जब यहाँ ये जम गया है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारे पास वो कम हो जाएगा ना। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया उसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक हो गया। और आपको पता है कि जो प्रेशर होता है हमारे पास वो बराबर है फोर्स ओवर एरिया। ठीक हो गया ना। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, एरिया कम हो गया वॉल्यूम कम, मतलब वहाँ से थोड़ा ब्लड गुजरेगा। एरिया अगर कम हो गया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। एथरोमा क्या है कि वहाँ पर येलो मटेरियल लग जाता है, लिपिड वाला, इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी विच मे बी ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो जो आर्टरी है उसके अंदर येलो सा मटेरियल लग जाता है, उसको प्लाक कहते होते हैं। अब है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज अ डीजेनरेटिव आर्टीरियल चेंज एसोसिएटेड विद एडवांसिंग एज। एडवांसिंग एज से क्या मुराद है कि कोई शख्स बूढ़ा हो रहा हो तो उसके जो आर्टरीज हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं। क्या होगी बेसिकली, प्राइमरीली अ थिकनिंग ऑफ मिडल लेयर ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की जो मिडल लेयर है वो थिक हो जाती है बेसिकली, एंड यूजुअली एसोसिएटेड विद सम डिग्री ऑफ एथरोमा। ठीक हो गया। अब ये थिक जो हो जाती है इसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता। ठीक हो गया ना। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगी ना। जब हार्ड हो गई है चीज़ तो वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती। फ्लेक्सिबल होने से क्या मुराद है, देखें, फ्लेक्सिबल होने से ये मुराद है कि कुछ अरसा उसका साइज छोटा रहे और कुछ अरसा उसका साइज क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि ज़रूरत के हिसाब से वो बोर को छोटा या बड़ा कर सकती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हार्ड हो जाएगी आर्टरी तो ये काम नहीं हो सकेगा। तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ज़रूरत पड़ने पर नहीं बढ़ा सकते, तो उसके नतीजे में प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता होता है। सो एथरोस्क्लेरोसिस दोनों चीज़ों का क्या है, कंबाइन करके हमने बता रखे। स्क्लेरोसिस क्या है, हार्ड हो गई हैं, एथरो से क्या है, नैरो हो गई। काज इज नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। इसकी वजह से क्या नतीजा निकलेगा, दिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। इसकी वजह से क्या है, थ्रोम्बस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थ्रोम्बस क्या है कि कोई हार्ड सा मटेरियल है जो ब्लड के साथ मूव कर रहा है। ठीक हो गया ना। एंड इफ थ्रोम्बस इज फॉर्म्ड इन द ब्रेन और हार्ट इट इज फैटल। अगर थ्रोम्बस बन जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड आगे नहीं जा सकेगा। अगर ब्लड ही नहीं जाएगा ब्रेन की तरफ और हार्ट की तरफ तो उसके सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। एथरोस्क्लेरोसिस इज अ मेजर कंडीशन लीडिंग टू हार्ट अटैक। ये बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। आगे है कैपिलरीज। दीज आर ब्लड वेसल विद वॉल्स दैट आर ओनली वन सेल थिक। ये सिर्फ एक सेल थिक होती हैं। ऑल्दो द ब्लड अपेयर्स कन्फाइंड विद इन द कैपिलरी। हमें ऐसे फील होता है कि कैपिलरीज के अंदर ही ब्लड है, लेकिन असल में क्या होता है, द लेटर आर परमिएबल। कैपिलरीज की बात कर रहे हैं, लेटर बाद वाले आर परमिएबल विद द रिजल्ट दैट, इस ये क्या है, परमिएबल हैं, अलाउ करती हैं चीज़ों को बाहर जाने के लिए। तो क्या होगा, वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो हैं पास इन एंड आउट। तो पानी और साल्ट वगैरह इसके अंदर और बाहर जाते हैं। ठीक हो गया। एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिजॉल्व्ड फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विद द टिश्यूज अराउंड कैपिलरी। तो ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और खुराक वगैरह जो है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। ये देखिए, ये हमारे पास डायग्राम है इसकी, ये है, सिर्फ एंडोथीलियम पर मुश्तमिल है। कैपिलरी क्या है, सिर्फ एक लेयर होती है, इसके अलावा कोई और लेयर नहीं होती। यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन, वाटर है, न्यूट्रिएंट है, ये क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही होती है। सही हो गया। और हमारे पास पिछले लेक्चर में हमने डायग्राम देखी थी, उसमें क्या था बेसिकली कि ये देखें, ये कैपिलरी है, इसमें से वाटर बाहर निकल आता है। अब इस वाटर को हमने क्या करना था, अंदर की तरफ भेजना था। अब वाटर अंदर की तरफ कैसे जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन अट्रैक्ट करती हैं। इसको हमने क्या नाम दिया था,
ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक हो गया ना। कोलॉइड ऑस्मोटिक क्या था, पोटेंशियल था, जिसकी वजह से पानी मेंटेन रहता है। अगर ये मेंटेन नहीं रह सकता, अगर ये सिस्टम फेल हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, एडीमा हो जाता है, बॉडी के अंदर पानी भर जाता है, ठीक हो गया ना। और लिम्फेटिक सिस्टम भी अगर फेल हो जाए तो बॉडी के अंदर पानी वगैरह भर जाता होता है। The capillary network is so dense that no living cell is far from a supply of oxygen and food. कैपिलरी नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है कि हर सेल इसकी पहुंच के अंदर मौजूद है, तो वहां तक ऑक्सीजन और फूड पहुंच जाती है। इन द लिवर, लिवर के अंदर क्या है, एवरी सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कैपिलरी। हर सेल का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं लिवर के सेल, इसलिए उनको ज्यादा चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो फौरन ले लेते हैं। डायामीटर ऑफ अ कैपिलरी कैन बी अल्टर्ड बाय नर्वस स्टिमुलेशन। कैपिलरी का डायामीटर क्या है, उसको भी चेंज किया जा सकता है नर्व्स की हेल्प से। विच टेंड्स टू क्लोज देम, तो इनको क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। ये क्या हो सकता है, नैरो और वाइड नहीं होती, सिर्फ क्या हो सकता है, इसको क्लोज कर दिया जाता है। एंड बाय केमिकल सच एज हिस्टामिन विच डायलेट देम, ये फैल जाएंगी। द चेंज इन डायामीटर इज ब्रॉट अबाउट बाय अ चेंज इन द शेप ऑफ द सेल्स। इसके इर्द गिर्द कोई मसल नहीं लगे होते, याद रखना, ठीक हो गया ना, सिर्फ एक ही सेल की लेयर होती है। तो क्या होगा, अगर इसको हमने क्या करना है, नैरो करना है या डायलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके सेल्स की शेप चेंज करनी पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूटिंग देयर वॉल, जो इसकी दीवार से बने हुए हैं। द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, स्फिंक्टर किसको कहते हैं, वॉल को कहते हैं। कैपिलरी जब स्टार्ट होती है उससे पहले क्या होता है, एक वॉल लगा होता है, ठीक हो गया ना। आल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन द कैपिलरीज। कि देखें ये हमारे पास है अगर सपोज, तो इसमें क्या होगा, ये कैपिलरी सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, एक वॉल लगा होगा। ये वॉल क्या हो सकता है, ओपन और क्लोज हो सकता है। अगर ये ओपन होगा तो मटेरियल आगे क्रॉस करेगा, अगर ये क्लोज होगा तो मटेरियल क्रॉस नहीं करेगा। इस तरह हम क्या करते हैं, मटेरियल की मूवमेंट को रेगुलेट कर रहे होते हैं। Thus the amount of blood flowing in a certain tissue is controlled। तो टिश्यू के अंदर जितना ब्लड जा रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैपिलरीज आर द साइट्स वेयर द मटेरियल आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू, कि यहाँ पर एक्सचेंज होता है। दिस एक्सचेंज अकर इन 3 ways, 3 तरीके से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन थ्रू द सेल्स लाइनिंग द कैपिलरी वॉल। पहला क्या होगा, जो मटेरियल है उसके अंदर वो कहाँ जाएगा, देखें सपोज ये देखें ये वॉल है उसकी, ये वॉल के अंदर सेल बने हुए हैं ना, ये सेल ऐसे लगा होता है, ठीक हो गया। ये अंदर वाली साइड है, यहां से मटेरियल ने जाना है आउटसाइड पर, ठीक हो गया। ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, ये दरमियान में न्यूक्लियस है। एक तो क्या होगा, सेल के अंदर चीज जाएगी, फिर वहां से चीज दूसरी तरफ क्रॉस कर जाएगी। अब ये कैसे हो सकता है, डिफ्यूजन के थ्रू चीज अंदर जाएगी, फिर डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चली जाएगी, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू चीज अंदर जाएगी और यहां से बाहर निकल जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, 2 सेल्स के दरमियान थोड़ा सा यहां पर गैप होता है, तो चीज क्या होगी, यहां से गुजरकर इधर चली जाएगी, ठीक हो गया। और तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास, कि एंडोसाइटोसिस होगी, कि यहां एक बड़ी सी चीज है वो इस सेल के अंदर जाएगी, इस सेल के अंदर बड़ी सी चीज, फिर ये दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगी। एक तो क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल जाएगा डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अगर कोई बड़ी चीज है वो एंडोसाइटोसिस से दूसरी तरफ जाएगी। और तीसरा क्या है, ये दरमियान में गैप होता है, वहां से क्रॉस करके आगे की तरफ चली जाएगी। देखिए पहला क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन थ्रू द सेल्स, सही हो गया, सेल्स के अंदर से ही क्रॉस करके जाएगी। लाइनिंग द कैपिलरी वॉल, लाइनिंग से क्या मुराद है, जिस चीज से वो बना हुआ है, अंदर की उसकी लाइनिंग है। इनटू द इंटरस्टिशियल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ऐसी जगह जहां सेल मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम देते हैं। उस जगह को क्या नाम देंगे, इंटरस्टिशियल, सेल के दरमियान वाली, या एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर वाली। एंड देन टू द बॉडी सेल्स एंड वाइस वर्सा, और इस तरह क्या होगा दूसरी तरफ। थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग, के उनके दरमियान जो सेल्स के दरमियान स्पेस है वहां से गुजर जाएगी, ठीक हो गया ना। ऑफ द वॉल ऑफ कैपिलरी टू फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, समझ आ गई, जो 2 सेल्स के दरमियान स्पेस है उस जगह से। तीसरा है मटेरियल फ्रॉम कैविटी ऑफ कैपिलरीज आर आल्सो टेकन बाय एंडोसाइटोसिस, सही हो गया, कि सेल क्या करेगा, एंडोसाइटोसिस करेगा।
अगर एंडोसाइटोसिस का नहीं पता तो पिछला लेक्चर आपने देख लेना शुरू वाला। एंड देन पास्ड टू द अदर साइड बाय एक्सोसाइटोसिस, और दूसरी साइड पर एक्सोसाइटोसिस से निकल जाते हैं। सेम इज ट्रू फॉर सम मटेरियल एंटरिंग फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस, कि अगर दूसरी तरफ से आना है तो वहां भी क्या होगा, वहां से इसी तरह वापस एंटर हो सकते हैं। Thus the exchange of material take place between blood and tissue via extracellular or interstitial fluid। ठीक हो गया, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्यूल्स विच जॉइन टू फॉर्म वेन। ठीक हो गया, अब वेन्स है। वेन्स क्या होती हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं आर्टरीज की तरह। दीज ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी सेल टुवर्ड्स हार्ट, ये हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। आर्टरीज क्या थी, अवे फ्रॉम हार्ट था। ठीक हो गया। द वॉल ऑफ वेन हैव सेम 3 लेयर एज प्रेजेंट इन आर्टरी, सेम 3 लेयर होती हैं, लेकिन फर्क क्या है, बट मिडल लेयर इज रिलेटिवली थिन, दरमियान वाली लेयर क्या होती है, थिन होती है। एंड ओनली स्लाइटली मस्कुलर, मतलब उसके अंदर मसल्स थोड़े से हैं। विद फ्यू इलास्टिक फाइबर, और ये इसके अंदर फाइबर्स भी नहीं होते इलास्टिक फाइबर की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है। ठीक हो गया ना, और इसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना होता, इसलिए इसके अंदर क्या है, इलास्टिक फाइबर थोड़े होते हैं। और इसका क्या कैरेक्टर है, सेमीलूनर वाल्व्स आर प्रेजेंट। पीछे हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में देखा था सेमीलूनर वाल्व मौजूद थे। आर प्रेजेंट इन द वेन्स, दीज वाल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इनका काम क्या होता है, ब्लड को पीछे जाने से रोक लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, ये देखें, ये इस तरह का होता है कि अगर यहां से चीज आएगी तो इसको आगे जाने देगा, लेकिन अगर चीज वापस आना चाहती है तो वापस नहीं आ सकेगी। ठीक हो गया, जैसे कुछ दरवाजे होते हैं कि एक तरफ आप उनको खोलना चाहें तो खुल जाते हैं, लेकिन वापस वो नहीं खुल सकते होते। इस वजह से क्या है, जो ब्लड है उसको वापस जाने से रोकता है। अगर ये वाल खराब हो जाते हैं तो एक मेडिकल कंडीशन होती है, उसको कहते हैं वेरिकोज वेन। ठीक हो गया, वेरिकोज वेन। उसके अंदर क्या होता है, ये मोस्टली लेग्स के अंदर होता है, और जो वेन होती है वो फूल कर बाहर से नजर आने लग जाती है। एज इट इज मूविंग टुवर्ड द हार्ट, द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग मसल्स व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट टेंड टू स्क्वैश द वेन्स एंड असिस्ट द रिटर्न ऑफ ब्लड टुवर्ड हार्ट। अब देखें मसला क्या होता है, यहाँ पर वेन्स जो हैं उनके अंदर ब्लड का प्रेशर नहीं होता। अगर प्रेशर नहीं है तो ब्लड कैसे मूव करेगा, वो कैसे मूव करता है, जो इर्द गिर्द के मसल होते हैं जो इर्द गिर्द के मसल हैं बेसिकली, वो क्या करेंगे, उनके मूवमेंट की वजह से और ऑर्गन्स की मूवमेंट की वजह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी वजह से ये वेन्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। तो वेन्स के ऊपर जब बाहर से प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड उनके अंदर मूव करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया ना। वेन्स जॉइन टू फॉर्म लार्जर वेन्स, जो वेन्स होती हैं वो मिलकर क्या बनती हैं, एक बड़ी वेन बना देती हैं। अब देखें, जो ऊपर हमारे पास बात हुई है, अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं एक ही पोजीशन में, तो आपकी जो टांगे हैं उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वगैरह सारा इकट्ठा होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि मसल्स वर्क ही नहीं कर रहे। अगर मसल्स मूव नहीं करेंगे तो जो वेन के अंदर ब्लड है वो हार्ट तक नहीं पहुंच सकता होता। ठीक हो गया ना। वेन्स जॉइन टू फॉर्म लार्ज वेन, छोटी वेन्स मिलकर बड़ी वेन बनाती हैं, एंड अल्टीमेटली फॉर्म वेना केवी। ठीक हो गया, वेना केवा बना देते हैं। इन्फीरियर वेना केवी क्या है, जो बॉडी के निचले हिस्से से लेकर आ रही है, और सुपीरियर वेना केवा क्या है, जो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से लेकर आ रहा है। विच पोर द ब्लड इनटू द राइट एट्रियम, और यहां से ब्लड कहां जाएगा, राइट एट्रियम में चला जाएगा ऑफ द हार्ट। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्रॉट टू द लेफ्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन। बाकी बॉडी से क्या होता है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा लेकर आती हैं, लंग से कौन से लेके आएगी, पल्मोनरी वेन्स लेकर आएंगी। ठीक हो गया। द प्रेशर विद इन कैपिलरीज causes a continuous leakage of fluid from the blood। अब देखिए कैपिलरीज क्या होता है, वहां से फ्लूइड क्या होता है, लीक हो रहा होता है। प्लाज्मा इनटू द स्पेसेस दैट सराउंड द कैपिलरीज एंड टिश्यूज, के टिश्यूज के अंदर इकट्ठा हो जाता है। दिस फ्लूइड नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड consists primarily of water in which dissolved nutrient, hormone, gases, waste and small protein from blood are present। मतलब सारी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। ये देखें यहाँ पर आपको बताया था ना कि यहाँ से चीज क्या होती है, वाटर और बाकी मटेरियल लीक होकर यहाँ टिश्यूज के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है। अब हमने इसको वापस लेके जाना है। अब कुछ तो चला जाता है, प्रोटीन यहाँ से इसी को अट्रैक्ट कर लेती हैं,
लेकिन बाकी जो है उसको वापस लेके आने के लिए हमारे पास क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लार्ज प्रोटीन्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स कैन नॉट क्रॉस द इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ कैपिलरी वॉल। ये कैपिलरी वॉल से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब ये जो कैपिलरी है इसमें से हर चीज बाहर निकल आएगी, लेकिन जो रेड ब्लड सेल हैं और बड़ी बड़ी प्रोटीन्स हैं वो नहीं निकलती होती। बट सम वाइट ब्लड सेल्स कैन स्क्वीज आउट, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल हैं वो क्या होती हैं, जो स्पेस है दो सेल्स के दरमियान उसमें से बाहर निकल आते हैं। ठीक हो गया, थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसिस, जो सेल्स के दरमियान स्पेस है ऑफ द कैपिलरी वॉल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज द मीडियम थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड नियर बाय सेल अक्कर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो वाली जगह है जहां से क्या होता है, ब्लड और इर्द गिर्द वाली चीजें आपस में चीजें एक्सचेंज कर लेती हैं। ठीक हो गया, ये नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन है, हम कंपैरिजन इसका देखते हैं। देखें, आर्टरीज है, दीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक हो गया, और वेन्स क्या करती हैं, कैपिलरीज से लेंगे और ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड हार्ट। ये क्या करती हैं, दोनों के दरमियान लिंक दे रही हैं। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक हो गया, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। जो वेन्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है, सिर्फ पल्मोनरी वेन के अंदर होता है, मतलब लंग्स से लेकर आ रही होती है ना। दीज हैव मिक्स्ड, इसके अंदर दोनों मौजूद होते हैं। देयर आर नो वाल्व्स इन देम। जो आर्टरीज हैं इनके अंदर वाल्व नहीं होता, क्योंकि इनको कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जगह पर होता है, एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा। हार्ट के अंदर हमने देखा था ना, दो जगह सेमीलूनर वाल्व थे। ठीक हो गया, एक सेमीलूनर वाल्व एओर्टा की बेस पर था, दूसरा क्या था, पल्मोनरी ट्रंक की बेस पर था। ठीक हो गया ना, वो आपने पीछे डायग्राम में देख लेना। वाल्व्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर वाल्व होते हैं, बहुत सारे होते हैं, थोड़ी थोड़े टाइम के बाद, थोड़ी थोड़ी जगह के बाद इस वेन के अंदर मौजूद होते हैं। काम क्या करते हैं, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इन देयर आर नो वाल्व, कैपिलरी के अंदर वाल्व नहीं होते बल्कि स्फिंक्टर होते हैं। सही हो गया, वाल्व की एक अलग शेप होती है। जो वाल्व होते हैं उसके एक या दो फ्लैप होते हैं, दो होंगे, तीन हो सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन स्फिंक्टर क्या होता है, इस तरह सर्कुलर शेप का होता है जब सर, और इसके इर्द गिर्द क्या लगे होते हैं, मसल लगे होते हैं। स्फिंक्टर का क्या काम होता है, तो ये बिल्कुल ही क्लोज हो जाता होता है। ठीक हो गया ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये बिल्कुल क्लोज हो जाता है। ये दोनों का डिफरेंस है। हैव हाई ब्लड प्रेशर, आर्टरीज का ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। वेन्स के अंदर बहुत ही लो ब्लड प्रेशर होता है। अब ब्लड प्रेशर लो है तो ब्लड कैसे चलेगा, पीछे हमने देखा था ना कि इसके अंदर क्या होता है, सराउंडिंग जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से ब्लड आगे की तरफ मूव करता है वेन्स के अंदर, याद रख लेना। फॉलिंग प्रेशर इन दीज, और इनके अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा होता है। वेव ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स। पल्स क्या होती है, ये जो जिसको आप कहते हैं ना नब्ज, ठीक हो गया ना, उसको क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। ये बेसिकली पल्स क्या होती है, वेव होती है। आपको पता ना, वेव के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ होता है, मतलब कुछ देर के लिए वेव का ऊपर वाला हिस्सा नजर आता है, कुछ देर के लिए नीचे वाला। तो जब ट्रफ होता है उस वक्त हमें पल्स फील होती है, ड्यू टू हार्ट बीट कैन बी डिटेक्टेड। वेन्स के अंदर कोई पल्स नहीं होती, कैपिलरी के अंदर भी पल्स नहीं है। रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो क्या होता है, रैपिड है। ब्लड फ्लो क्यों रैपिड है, क्योंकि पीछे से प्रेशर होता है। ठीक हो गया, 400 से लेकर 500 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया ना, मिलीमीटर से क्या मतलब है, ये वॉल्यूम को शो कर रहा है, पर सेकंड इन एओर्टा एंड डिक्रीजिंग इन आर्टरीज एंड आर्टीरियोल। एओर्टा सबसे बड़ी है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा है। आर्टरीज और आर्टीरियोल के अंदर ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। कैपिलरीज के अंदर क्या है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो, वेन्स के अंदर क्या है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्ज वेन। ब्लड फ्लो स्लोएस्ट होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, उसकी स्पीड क्या है, 1 मिलीमीटर है 1 सेकंड के अंदर। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैव स्मॉलर बोर एंड थिक वॉल। बोर से क्या मुराद है, अंदर वाला जो उसका हिस्सा है। ठीक हो गया ना, ये देखिए, ये बोर है, ये इसके अंदर छोटा होता है, लेकिन वेन के अंदर क्या होता है, बोर बड़ा होता है।
हैव स्मॉलर बोर एंड थिक वॉल, वॉल्स इसकी थिक होती हैं। वेन्स के अंदर क्या है, बोर बड़ा होता है और थिन वॉल होती हैं। वॉल थिन और थिक क्यों होती हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बहुत ही कम होता है, इसलिए इसकी वॉल थिन है। इसने प्रेशर को बर्दाश्त करना होता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी वॉल्स थिक होती हैं। और अगर थिक वॉल्स क्या हो जाएं, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती बल्कि हार्ड हो जाती हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है। पीछे हमने देखा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या होता है, बोर बड़ा होता है कैपिलरीज के अंदर, और वाल क्या होती है, वन सेल थिकनेस होती है। वाल क्या होती है, सिर्फ एक ही सेल की बनी होती है। नंबर 8 है थिक मसल की लेयर है आर एलास्टिक फाइबर प्रेजेंट। मसल्स की लेयर थिक होती है, एलास्टिक फाइबर मौजूद हैं। थिक मसल्स होते हैं, इस वजह से इसका साइज कम या ज़्यादा हो सकता है। एलास्टिक फाइबर क्यों होते हैं, ताकि प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। द एलास्टिसिटी हेल्प्स चेंजिंग द पल्सेटिंग फ्लो ऑफ ब्लड, कि कितना ब्लड गुजरेगा उसको कंट्रोल करते हैं। थिन मसल लेयर एंड लेस इलास्टिक फाइबर, मसल्स की लेयर थिन होगी और इलास्टिक फाइबर थोड़े हैं, सो दे आर लेस इलास्टिक। इसके अंदर ना ही कोई एडिशनल सेल ही नहीं है, सही हो गया ना, वन सेल थिक है, इसके अलावा सेल ही नहीं होता। नो मसल और इलास्टिक फाइबर। देखें आर्टरीज के अंदर कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं है, वेन्स के अंदर भी नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कैपिलरी के अंदर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया ब्लड वेसल। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड क्या होता है।